सभी के समक्ष राजनीति विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र चैप्टर राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति के अंतर्गत कई सिद्धांत बताए गए हैं। इस संदर्भ में उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो सबसे प्रथम है उसका और दूसरा शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज उद्देश्य में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में आज हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत एवं शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पे जब हम आते हैं, जब राज्य का अस्तित्व नहीं था तो सबसे पहले कल्पना की बात होती थी। कुछ विचारक ये मानते हैं कि राज्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त संस्था है और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। इस तरह से दूसरा सिद्धांत जो है शक्ति सिद्धांत में ये माना जाता है कि यह मानवकृत संस्था है। तीसरा सिद्धांत सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जिसपे हाफ लाक रूसो, जिन्हें संविदावादी विचारक कहते हैं, वे लोग अपने अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। और चौथा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। आज हम लोगों का मुख्य विषय है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आज हम लोग दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी यानी देव, ईश्वर। ऑस्ट्रियन लेखक जेलिनेक के शब्दों में राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है। जेलिनेक ने कहा है कि इस सिद्धांत की मान्यता है और ऑस्ट्रियन लेखक जेलिनेक का कहना है कि राज्य क्या है, ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है। इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवीय संस्था है, ईश्वर द्वारा रचित है। यानी यह राज्य मानव निर्मित न होकर ईश्वर कृत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानते हैं कि राज्य के शासन प्रबंध हेतु ईश्वर ने ही राजा की नियुक्ति की। इस सिद्धांत के समय धार्मिक तथा राजनीतिक शक्तियां बहुत अधिक संबंधित थी। राजा की आज्ञा पालन प्रजा दैवी शक्तियों के भय से करती थी, क्योंकि बुद्धि कम थी तथा वैज्ञानिक ढंग से समाज का अध्ययन नहीं होता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर माना जाता था। तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभी बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ था। राजनीतिक शक्तियों और धार्मिक शक्तियों में आपस में संबंध थे। तो राज्य को मानवकृत न मानकर यह माना जाता था कि यह ईश्वरकृत संस्था है और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं, इस दैवीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य मानवीय कृत नहीं वरन ईश्वरीय सृष्टि है। अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि दैवीय उत्पत्ति के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य रूपी संस्था का निर्माण मानव द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कि राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ तथा वही राजा को शक्ति प्रदान करता है। यानी राजा का जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है। वह ईश्वर द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई है और इस राज्य रूपी संस्था का प्रादुर्भाव भी ईश्वर के द्वारा ही हुआ है और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि के हित में कार्य करता है, उसी प्रकार राजा जनता के हित में कार्य करता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह से समस्त ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि
का देखरेख ईश्वर के द्वारा किया जाता है, उसी परिपाटी में राजा भी जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है? राज्य सत्ता पैतृक होती है तथा उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। राज्य का जो सत्ता है वह क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार के आधार पे, यानी राजा का लड़का राजा होता है। और यह क्या होती है? पैतृक। पैतृक से तात्पर्य क्या? कि राजा का लड़का राजा होगा और यह उत्तराधिकार में उसे प्राप्त होगा, यानी इसके लिए किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है राजा होने के लिए। सिर्फ यही है कि राजा का लड़का होना चाहिए, राजा का लड़का ही राजा होगा। नेक्स्ट, कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम सिंहासन रूढ़ होने के कुछ वर्ष पूर्व अपनी पुस्तक द ट्रू ऑफ मोनार्ची में इस सिद्धांत का विस्तार किया और 1609 में ब्रिटिश संसद के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है, यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है। जेम्स प्रथम जब सिंहासन रूढ़ हुए राजा के रूप में, तो उन्होंने संसद में स्वयं इस बात को कहा था कि राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यदि राजा ईश्वर है कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर हम आते हैं सिद्धांत की आलोचना। इस दैवी सिद्धांत में कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि अवैज्ञानिक व अनैतिहासिक। ये जो राज्य की उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में किसी प्रकार का वैज्ञानिकता का फूट दिखाई नहीं देता है और अनैतिहासिक, यानी इतिहास में इस तरह का कहीं कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है कि राज्य रूपी संस्था ईश्वर द्वारा रचित है और राजा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्या है? कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। आलोचकों का कहना है यदि वास्तव में इस तरह की व्यवस्था है कि राजा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति जवाबदेह होगा, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो वह क्या हो जाएगा? निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो जाएगा। जब उस राजा को ये पता हो जाएगा कि अब हमारा इस जनता से किसी प्रकार का संपर्क हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिंहासन रूढ़ होने में जनता की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस तरह का भाव यदि राजा के अंदर आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। जब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रहेगा ही नहीं, तो ये संभावना है कि वह निरंकुश हो सकता है। और जब राजा निरंकुश हो जाएगा तब राज्य व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि रूढ़िवादी धारणा, ये जो धारणा है यह क्या है? रूढ़िवादी धारणा है। और जब रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत राज्य व्यवस्था संचालित होगी तो इसमें किसी प्रकार के विकास की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। देश काल परिस्थितियों के अनुसार क्या है? परिवर्तन शाश्वत है, लेकिन इस रूढ़िवादी धारणा के वशीभूत होकर वह राजा उसी परंपरा में रह जाएगा और राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये दोष है क्या? यह रूढ़िवादी धारणा है। एंड द लास्ट, नास्तिकों के लिए निरर्थक। नास्तिक आप समझते हैं, नास्तिक कौन? जो धर्म में विश्वास नहीं रखता है, और आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता है। तो इस सिद्धांत यानी दैवी सिद्धांत को मानने वाले कौन होंगे? जो धर्म में विश्वास रखेंगे यानी आस्तिक। लेकिन जो नास्तिक है, जो धर्म को कुछ समझता ही नहीं है, ईश्वर को कुछ समझता ही नहीं है, वह इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो एक कपोल कल्पित विचारधारा है, और इन आलोचनाओं के आधार पे नकार दिया जाता है कि इस सिद्धांत के आधार पे राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ था। फिर जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत है वह शक्ति सिद्धांत है। और शक्ति का आधार क्या है?
बल। बल यानी बलवानों का निर्बलों के ऊपर शासन। यह ईश्वरीय न होकर क्या है, मानवीय आधार की बात करता है। अभी हम लोग दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या पढ़ रहे थे कि राज्य रूपी संस्था का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है, यानी वह मानवकृत नहीं है। लेकिन शक्ति सिद्धांत में क्या माना जाता है, यह ईश्वरीय न होकर मानवीय आधार की बात करता है, यानी राज्य मानव निर्मित। सर्वप्रथम कुछ शक्तिशाली मनुष्यों ने कुछ निर्बलों को अपने अधीन किया, जिसके फलस्वरूप न केवल राज्य की उत्पत्ति बल्कि उसका अस्तित्व ही बल पर निर्भर हो गए। और ऐसी मान्यता क्या है कि कुछ बलवान निर्बलों को अपने अधीन कर लिए और उसके फलस्वरूप राज्य की न केवल उत्पत्ति बल्कि उसका अस्तित्व ही बल पर आधारित हो गया। आज भी राज्य के अंदर शक्ति और सुरक्षा के लिए बल आवश्यक माना जाता है। आज भी ऐसी मान्यता है कि राज्य रूपी संस्था में बल के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। प्राचीन यूनान में भी इस सिद्धांत का समर्थन मिलता है। यूनान के विचारक थ्रेसीमेकस ने अपने न्याय सिद्धांत में कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी न्याय के लिए क्या है, बल आवश्यक है और शक्तिशाली के लिए वह हितकर है। इस प्रकार वे शक्ति सिद्धांत के समर्थन में दिखाई देते हैं। कौन? थ्रेसीमेकस। आधुनिक युग के पिता मैकियावली कौन है? आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं, क्योंकि मैकियावली के पूर्व 1000 वर्षों का जो इतिहास था, 500 से लगभग 1500, वह अंधकार युग, उसमें किसी प्रकार के राजनीतिक विचार नहीं दिए गए। वह 1000 वर्षों का इतिहास अंधकारमय युग माना जाता है। 2 तलवारों का सिद्धांत माना जाता है। एक तलवार भौतिक सत्ता का समर्थन करता था और दूसरा तलवार आध्यात्मिक सत्ता का समर्थन करता था। तो उसके बाद मैकियावली 1469 में मैकियावली का जन्म होता है और मैकियावली आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। तो ये आधुनिक युग के पिता जो मैकियावली हैं, इन्होंने भी इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। किसके अस्तित्व को? शक्ति के अस्तित्व को। इस सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका समर्थन ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक द स्टेट में किया। ओपेनहाइमर ने अपनी रचना द स्टेट में शक्ति संबंधी सिद्धांत का उल्लेख किया है। ओपेनहाइमर के शब्दों में राज्य एक वर्गीय संगठन है, जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। यह ओपेनहाइमर का कथन है कि राज्य क्या है, एक वर्गीय संगठन है और जिसका जन्म यानी जिसकी उत्पत्ति क्या हुआ है, युद्ध के द्वारा हुआ। और युद्ध में क्या है, शक्ति की महत्ता है, यानी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। और यही सिद्ध है, सही है ओपेनहाइमर के अनुसार भी, कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं शक्ति सिद्धांत के जो मूल तत्व है। इसमें सबसे पहला, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति ही है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर शासन। इस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति ही है, यानी राज्य के अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ शक्ति ही महत्वपूर्ण है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर शासन है। जो बलवान है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस सिद्धांत की मान्यता है। शक्ति सिद्धांत में बलवानों का निर्बलों के ऊपर शासन। नेक्स्ट है प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। ऐसा माना गया है इस सिद्धांत के समर्थन में कि प्रकृति आ जाता है कि प्रकृति का यह शाश्वत नियम है क्या, कि शक्ति ही न्याय है। यानी शक्ति के अभाव में न्याय को असली जामा नहीं पहनाया जा सकता। शक्ति के लिए न्याय की अपरिहार्यता को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्या है, राज्य की सुरक्षा बल पर ही। कहीं न कहीं ये सत्य भी हो सकता है। अभी हम लोग आगे इसकी आलोचना पढ़ेंगे कि राज्य की सुरक्षा किस पर निर्भर है, बल पर। यह एक स्रोत हो सकता है, एक तत्व हो सकता है, लेकिन सिर्फ शक्ति पर ही आधारित है, यह सत्य नहीं है। ऐसा कहा गया है इसके समर्थन में कि राज्य की सुरक्षा बल पर ही है, यानी राज्य के लिए बल को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य की सुरक्षा में बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्या है, युद्ध विजय के फलस्वरूप
राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस पर आधारित होता है। युद्ध में क्या होता है, जो बलवान है उसी का विजय अवश्यंभावी है। यानी इस कहावत को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है वही विजय प्राप्त कर सकता है। इसकी आलोचना में जो विचारक हैं वे कहते हैं कि शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार नहीं। वही बात हो रही थी कि शक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि सिर्फ शक्ति ही राज्य का आधार है, यह उचित नहीं है। तो शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार नहीं है। यह आधार हो सकता है शक्ति, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि शक्ति राज्य का अस्थायी आधार नहीं, और न ही शक्ति राज्य का अस्थायी आधार हो सकता है। क्षणिक हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ शक्ति के आधार पर ही राज्य रूपी संस्था का निर्माण हो जाए और सिर्फ शक्ति के आधार पर ही राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जाए ठीक ढंग से, यह भी व्यवहारिक नहीं है। आलोचक फिर कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। यदि शक्ति सिद्धांत को स्वीकार ही कर लिया जाए तो यह क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां पर नहीं रह जाएगी। लोग वहां पर क्या है, स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। जो जैसे यह माना जाता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, यानी जो निर्बल हैं, जो निम्न वर्ग हैं, जो दबे कुचले हैं, और बड़े लोग क्या हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे और इन निर्बलों की स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध। प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है, सबके साथ समान व्यवहार, ऐसे परिस्थितियों को अस्तित्व में लाया जाए इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिले, लेकिन इसमें समान अवसर की बात नहीं है। सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है, सबको समान अवसर मिल रहा है। बलवानों का निर्बलों के ऊपर शासन है, निर्बल क्या है, बेचारे डरे हुए हैं, यानी उनके लिए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। नेक्स्ट है कि युद्ध तथा संघर्ष को प्रोत्साहन, और यह शक्ति सिद्धांत किसका समर्थन करता है, युद्ध और संघर्ष का। और युद्ध और संघर्ष लॉन्ग टर्म के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह शक्ति सिद्धांत युद्ध और संघर्ष को हमेशा बढ़ावा देता है, हमेशा प्रोत्साहन देता है। अंत में इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत में सत्य का अंश बस इतना है कि शक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से आवश्यक है। अंत में शक्ति सिद्धांत के पूरे तत्व और आलोचना का अध्ययन करने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि शक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से आवश्यक है। इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व के लिए सिर्फ शक्ति को ही स्वीकार किया जाए या शक्ति सिद्धांत को ही मान्यता दिया जाए, यह ठीक नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत का हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज की रचना की गई, यानी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज की रचना किसके द्वारा की गई, न तो राजा के द्वारा की गई, न तो पोप के द्वारा की गई, न तो निर्वाचन की कोई व्यवस्था है, किसके द्वारा की गई, ईश्वर द्वारा। सही आंसर क्या होगा, ईश्वर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की आज्ञा का विरोध। राजा की आज्ञा का विरोध करना ईश्वर का विरोध, यह विचार है। किस सिद्धांत का विचार है, राजा की आज्ञा का विरोध होता है तो सीधे सीधे क्या माना जाएगा, यह ईश्वर का विरोध हो रहा है, यह दैवीय सिद्धांत की ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और ईश्वर में इतनी समानता है, यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है, किसकी उक्ति है। अभी हम लोग पहले चर्चा किए, जेम्स प्रथम जब सिंहासन रूढ़ हुए तो संसद में उन्होंने इस बात को कहा था कि राजा और ईश्वर में इतनी साम्यता है, यदि ये कहा जाए कि राजा ईश्वर है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी यह कथन किसका है, जेम्स प्रथम का। सही आंसर होगा जेम्स प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा जनता का प्रतिनिधि है और उसी के प्रति उत्तरदायी है। गलत है। जनता का सेवक भी नहीं है, ईश्वर का अनुचर और सेवक है, ये भी नहीं सही है। सही क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसी के प्रति उत्तरदायी है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह सीधे ईश्वर के प्रति ही जवाबदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति सिद्धांत का आधार है। क्या है आधार शक्ति सिद्धांत का? धर्म है? नहीं है। नैतिकता? नहीं है। तर्क? नहीं है। शक्ति सिद्धांत का आधार क्या है? बल। तो सही आंसर क्या होगा? बल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस किस सिद्धांत के साथ जुड़ा है? निश्चित रूप से अध्ययन के बाद स्पष्ट है कि जहां बलवानों का निर्बलों के ऊपर शासन है और इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस सिद्धांत को महत्ता दी जाती है। तो यह किस सिद्धांत में? शक्ति सिद्धांत में। दैवी सिद्धांत में नहीं है, पितृसत्तात्मक में नहीं है, मार्क्सवादी में नहीं है। यह किस सिद्धांत में देखने को मिलता है? शक्ति सिद्धांत में। यानी सही आंसर है शक्ति सिद्धांत। तो आज हम लोग राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत का जो दो सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का अध्ययन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत, जिसको हाफ लाख रूसों ने अपने अनुसार उसका वर्णन किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत